हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th का 10th चैप्टर है। ये चैप्टर क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ना है। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्लास 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए। और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि फिजिक्स का भी क्वेश्चंस सॉल्व करने में ईजी हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों मिला के एग्जामिनेशन में मीन्स बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और IIT-JEE में तो अबाउट 8 मार्क्स का क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से सिर्फ आता है। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। शुरू करने से पहले मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम लोग को दो तरह के क्वांटिटीज़ के बारे में जानना जरूरी है। पहला क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स only magnitude which is a real number is called स्केलर। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? कोई एक रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर उसको डिफाइन करता है। जैसे कि सपोज 5 kg। 5 kg बोलने से ही हम लोग को समझ में आ गया कि ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 kg मास रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कितना मास रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 kg। तो ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 kg कितना मास हो सकता है। उसी तरह हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक स्पीड है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट है। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड। हम लोग बस इतना ही सा इन्फॉर्मेशन से हम लोग को पता चल गया कि 5 मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे 5 के जगह पे ये 5.7 भी हो सकता है मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो कोई भी अगर रियल नंबर सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर दे और सिर्फ एक रियल नंबर से ही हम लोग को उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम लोग उसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इसका अगर ये स्पीड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड हो गया ये 5.7। तो मतलब कोई भी रियल नंबर से हम लोग जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है। मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास, और एक ही इन्फॉर्मेशन से वो पूरा डिफाइंड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल है लेंथ। लेंथ हम लोग अगर किसी का लेंथ पता करना है तो हम लोग सिंपली पूछेंगे कितना लेंथ है, और जवाब आएगा सपोज 10 मीटर। 10 मीटर। कोई कपड़ा का लेंथ पता करना है, सपोज 10 मीटर कपड़ा है, तो उससे हम लोग को पता चल गया कि कपड़ा कितना लंबा हो सकता है। 10 मीटर अप्रॉक्स मीन्स हम लोग को आइडिया पता चल जाता है एग्जैक्ट 10 मीटर से कि कितना वो लेंथ होगा। तो सिर्फ एक 10 मीटर से ही उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। यहाँ पे 10 जो है एक रियल नंबर है और मीटर इसका यूनिट है, यूनिट इसको डिफाइन कर रहा है। अदरवाइज 10 सिर्फ अकेले 10 से पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। तो उसके साथ मीटर लगा हुआ है। अगर हम किलोमीटर लगा दें तो ये इससे बड़ा लंबाई हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ये अलग यूनिट है। ये मीटर अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। उसी तरह 10 फीट हो सकता है। तो ये फीट, ये सारा यूनिट हम लोग को देना जरूरी है। तो वो हम इस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो उसका एक एग्जांपल है लेंथ, दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस। थर्ड है एरिया, वॉल्यूम,
डेंसिटी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, हम लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में। रेजिस्टेंस, देन टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हम लोग को अगर बतलाना है तो कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस लिखने से ही हम लोग को इसका टेम्परेचर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो हम लोग टेम्परेचर को भी बोल सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी उसी तरह है, ठीक है। टेम्परेचर, मनी, एटसेट्रा। मनी भी, पैसा भी इसी तरह का एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, अभी तक हम लोग जितना भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी पढ़े हैं वो सारा अप्लाई होगा स्केलर क्वांटिटी में। मतलब सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है और उसके साथ हमको ऐड करना है 15 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस के साथ अगर हमको 15 डिग्री सेल्सियस ऐड करना है तो जो एडिशन का तरीका हम लोग जानते हैं उसी एडिशन का तरीका को यूज करेंगे और इसको लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली उसको ऐड कर देंगे। उसी तरह इसका अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है तो 25 इंटू 15 करके इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी तक जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा स्केलर के साथ। वो वेक्टर के साथ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वेक्टर दूसरा क्वांटिटी है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर, वो सारा स्केलर के साथ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्केलर इतना एग्जाम्पल है, और भी स्केलर क्वांटिटीज़ है, वो अपना मीन्स वो जैसे जैसे पता चलेगा इसमें लिख लो ताकि वो याद करने में इजी हो। दूसरा क्वांटिटी होता है वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके पास और एक चीज़ है, वो है डायरेक्शन। मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, उसके पास एक डायरेक्शन भी है। मीन्स वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर अ क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called vector, ठीक है, is called a vector। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि सपोज हम लोग लिखें 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। इसका मतलब हो गया 25 मीटर का स्पीड से कोई चीज़ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो गया। सपोज मेरा घर यहाँ है और ऑफिस इस जगह पे है। अगर पहली बार हम अपना घर से निकल के ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ता अगर हम लोगों को पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे कि रास्ता बताएगा घर से निकलने के बाद 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टेक राइट टर्न, ठीक है, एंड मूव 5 किलोमीटर। तो घर से निकले, रोड में गए, मेन रोड में, इसमें 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए, तब जाके यहाँ पे ऑफिस पहुँचे। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग 15 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, इधर इधर इधर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग जा, कोई चीज़ मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो गया। सपोज मेरा घर यहाँ है और ऑफिस इस जगह पे है।
अगर पहली बार हम अपना घर से निकल के ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ता अगर हम लोगों को पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे कि रास्ता बताएगा घर से निकलने के बाद 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टेक राइट टर्न, ठीक है, एंड मूव 5 किलोमीटर। तो घर से निकले, रोड में गए, मेन रोड में, इसमें 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गए और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए, तब जाके यहाँ पे ऑफिस पहुँचे। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग 15 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, इधर इधर इधर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग जा सकते थे। लेकिन एक स्पेसिफाई कर दिया गया कि 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जैसे ही स्पेसिफाई हुआ, हम लोग को पता चल गया कि घर से निकलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये एक उसको प्रिसाइज कर दिया कि इसी डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद 15 किलोमीटर जाने के बाद एक टर्न आएगा, उसमें उस टर्न में हम लोग को मूव करना है इस डायरेक्शन में और 5 किलोमीटर आगे जाना है और वहीं पे सामने में ऑफिस मिल जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए सिर्फ लेंथ ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं हुआ, यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी बतलाना बहुत ज़रूरी है। इस जगह पे पहुँचने के बाद भी हम लोग सीधा 5 किलोमीटर जा सकते थे, इधर भी 5 किलोमीटर जा सकते थे, लेकिन हम लोग को इधर 5 किलोमीटर जाना है। तो इस तरह का क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बतलाना ज़रूरी है, उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया है वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अभी तक जो हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो भी पढ़ रहे थे, वो तरीका इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए दूसरा तरीका है एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। तो इसलिए हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यही सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अगर लेंथ को या फिर डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग सपोज 10 मीटर है, तो 10 मीटर लिखने के साथ साथ टूवर्ड्स ईस्ट, ये भी हम लोग इसको डिफाइन कर दिए। मतलब इस डायरेक्शन में अगर ये मूव करना है 10 मीटर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर इसको डायरेक्शन दे दिए तो ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। सेम लेंथ का ही यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, स्पीड को अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिए स्पीड को, तो वो वेलोसिटी हो गया। उसी तरह नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कुछ एग्जांपल है एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो ये तो था सिंपल उसका डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या उसका नोमेनक्लेचर है, किस तरह से उसे डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इतना समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के कारण ही इसका जो प्रोसेस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सारा डिफरेंट हो जाता है। सारा डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम लोग उसको अलग से पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो वेक्टर जितना भी यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये सारा वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जितना भी है उसका अगर एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम लोग को वेक्टर लॉ को ही फॉलो करना होगा। वेक्टर के लिए जो रूल है उसी रूल को हम लोग को फॉलो करना होगा।
वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर क्या है। सपोज ये क्या है, ये सबको मालूम है ये क्या है, ये एक लाइन है। क्या है, ये एक लाइन है। इस लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में एरो है तो इस डायरेक्शन भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कितना भी दूर एक्सटेंड कर सकते हैं, इन्फिनाइट लेंथ तक। तो इस लाइन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। अब अगर सिर्फ इस तरह से अगर ड्रॉ करें, यहाँ एक ओरिजिन है और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर इसका एरो है, जिस तरह से कोई रे निकलता है उस तरह से अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में इसका है और इसको भी अगर एल से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर ये शो कर रहे हैं तो ये डायरेक्टेड लाइन है। अगर सेम यही डायरेक्टेड लाइन है एल और ये इसका ओरिजिन है, तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड लाइन मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्टेड लाइन को कितना भी दूर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। अब सपोज इस डायरेक्टेड लाइन के पास क्या है, एक डायरेक्शन है। इसके पास एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टेड है और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ये एक डायरेक्टेड लाइन है। अब इस डायरेक्टेड लाइन के पास एक तो डायरेक्शन है। अगर हम इसको दो पॉइंट में कट किए, ए और बी, और इसका कुछ लेंथ हम लोग मेज़र कर लिए, सपोज 5 मीटर। इसको अगर हम लोग एक लेंथ दे दिए तो अब इसके पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। लेंथ है, अब लेंथ है मीन्स कोई एक वैल्यू है, कोई वैल्यू है तो वही वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इस लाइन के पास कुछ एक वैल्यू हो गया ए से बी के पास। अब ये देखो ए टू बी क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी, और इसके पास एक डायरेक्शन भी है। तो अब ये लाइन, एक सेगमेंट जो कट किए, उस लाइन सेगमेंट, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के कारण ये वेक्टर को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जिसका पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो ये लाइन सेगमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम लोग वेक्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये सेगमेंट लिए तो इस सेगमेंट को कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मीन्स ये डायरेक्टेड लाइन था, उसमें से एक सेगमेंट कट किए तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या शो कर रहा है, एक वेक्टर को शो कर रहा है। तो हम इसको भी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी मीन्स इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। स्मॉल में जनरली हम लोग लिखते हैं, कैपिटल में भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर पूरा लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल में लिखेंगे। तो हम इस वेक्टर को ए टू बी को हम लोग वेक्टर भी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए बी लिख करके उसके ऊपर में एक एरो ड्रॉ कर सकते हैं। एरो बता रहा है कि ए बी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। भी वेक्टर इसे शो कर रहा है, तो ये एरो शो कर रहा है कि भी के पास एक डायरेक्शन भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस तरह से शो कर रहा है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसका लंबाई को अगर कहीं पे हम लोग को शो करना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया, इस लेंथ को हम लोगों को शो करना है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। वी वेक्टर लिखने के बाद दो मॉड का साइन दे देंगे। भी वेक्टर लिखने के बाद इस तरह से साइन देंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड को अगर शो करना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। या फिर हम इसके मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी शो कर सकते थे, ए बी वेक्टर, इस तरह से। तो दोनों तरीका सही है। अगर हम लोग कोई एक लाइन है उसको पूरा लेंथ अगर उसका डिफाइंड है भी वेक्टर से, अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो भी के टर्म में लिखेंगे सब कुछ। ए बी से अगर डिफाइन कर रहे हैं तो ए बी के टर्म में इसको लिखेंगे। तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसलिए हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे वेक्टर को। सपोज फोर्स लगाना है 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग को 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इतना लेंथ, और इसको हम 5 सेंटीमीटर लेंथ का डिफाइन करेंगे कि ये 5 न्यूटन है। सपोज 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किए और डिफाइन कर देंगे कि ये 5 न्यूटन के बराबर है।
तो अब देखो ये लेंथ जो है, इस लाइन का लेंथ डिफाइन कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड, मीन्स 5 न्यूटन इसका लेंथ बता रहा है, और ये डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं टूवर्ड्स ईस्ट। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर एरो दिया हुआ है तो एरो होने के कारण हम डायरेक्ट यहाँ 5 न्यूटन के ऊपर एक एरो ड्रॉ कर देंगे। 5 के ऊपर एक एरो ड्रॉ कर देंगे, उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो मतलब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का ही यूज करेंगे हर जगह फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो अब से हम लोग जब भी ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग को क्या शो करेगा, एक पर्टिकुलर लेंथ का लाइन होगा, पर्टिकुलर लेंथ का लाइन होगा और वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करके डायरेक्शन मीन्स वेक्टर को शो करते हैं। अब सपोज इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को उठा के यहाँ ले आए, किसी कोऑर्डिनेट में लेकर के आ गए, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिए। ये ए है और ये बी है, ए बी है। ये किसी एक डायरेक्शन में किसी एक लाइन के अबाउट अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसी लाइन के अबाउट ये बढ़ता, तो जिस लाइन के अबाउट ये लाई कर रहा है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन के अबाउट ये लाई करेगा उस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। और जहाँ से ये लाइन शुरू हुआ ए, इसको बोलेंगे टेल, इसको बोलेंगे टेल, इसका पूंछ है, टेल है, तो ये इसका टेल हो गया। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, ए को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं या फिर टेल भी बोलते हैं। बी, बी यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये इसका सिर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड। बी क्या हो गया, हेड। ये टेल है, ये हेड है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। यहीं पे शो कर देते हैं टर्मिनल पॉइंट। दोनों तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, टेल और हेड के टर्म में, या इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। जहाँ से शुरू हुआ वो इनिशियल पॉइंट, जहाँ ख़त्म हुआ वो टर्मिनल पॉइंट। वहाँ पे लिख दिए ताकि यहाँ पे थोड़ा देखने में क्लीन दिखे। ठीक है, अगर ये वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए बी को भी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, इसको मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे भी वेक्टर और इस तरह का साइन दे देंगे, तो ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर किसी वेक्टर का। इतना ही चीज़ हम लोग यूज करते हैं। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, उसका टेल है, हेड है, लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन जनरली फिजिक्स में यूज होने वाला है, लाइन ऑफ एक्शन। तो जिस लाइन के अबाउट ये इंक्लाइंड है या फिर जिस लाइन के अबाउट ये डायरेक्टेड है, मीन्स कोई वेक्टर अगर जिस लाइन के अबाउट डायरेक्टेड है उसी लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। ये सपोज ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी है, इसको मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या क्या हो सकता है। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसका लेंथ पर्टिकुलर दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा, ये ज़ीरो हो सकता है। अगर इसका कुछ लेंथ नहीं है, सिर्फ एक वेक्टर डिफाइन किया गया है और इसका कुछ भी लेंथ नहीं है, तो ये जीरो हो सकता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। तो ये जीरो हो सकता है। मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई, कोई भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, तो इसका लंबाई कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब कोई भी वेक्टर है, अगर
तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या शो कर रहा है, उसका क्वांटिटी शो कर रहा है, उसका वैल्यू शो कर रहा है।